तारीख जिसने बदल दी मुल्कों की तस्वीर। एक बंटवारा जिसने जमीन के साथ साथ दिलों पर भी खींच दी सरहदों की लकीरें। मिलकर रहने वाले लोगों को बना दिया एक दूसरे का दुश्मन। आइए आपको बताते हैं वो पूरी कहानी जिसने बदल दी भारत की तस्वीर। 19 जनवरी 1990 ये वो तारीख थी जब आजादी के बाद जवाहर टनल के उस पार लाखों लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्हें टनल के उस पार से इस पार आना पड़ा। जवाहर टनल वो रास्ता जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और उस दिन ये रास्ता शायद किसी सरहद की तरह हो गया था जिसके जरिए लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर कश्मीर से जम्मू के शरणार्थी कैंपों तक पहुंचे। किसी मुल्क में शायद ये पहली बार हुआ होगा जब उस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी को ना चाहते हुए भी इस कदर अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा होगा। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात इन कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? वो कौन लोग थे जिन्होंने एक कश्मीर में अलगाववाद की आग को बढ़ावा दिया? और 1987 की कश्मीर इलेक्शन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कश्मीर में मिलिटेंसी को पनपने दिया? आज हम आपको सुनाएंगे किस्सा कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का। कट्टरवाद की ये कहानी शुरू होती है राजनीति से और इस कहानी का सबसे पहला किरदार है फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने साल 1982 में अपने पिता शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 1983 में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरी और जीत हासिल की। साल 1984 के लोकसभा चुनावों में फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की कड़वाहट और बढ़ गई और इस कड़वाहट का नतीजा था साल 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन। फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को तोड़कर और कांग्रेस के 26 विधायकों के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर सरकार बनाई। इस परिवर्तन का कश्मीर के आवाम ने विरोध किया और कश्मीर में धरने प्रदर्शन भी शुरू हुए। कश्मीरी पंडितों पर हिंसा का सबसे पहला मामला सामने आया साल 1986 में, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया, जिसके बाद अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडितों और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। उस दौरान कश्मीर में मंदिरों और मस्जिदों पर कई भड़काऊ पोस्टर भी लगाए जाते थे, जिसके चलते कश्मीर में सरकारी हिंदू कर्मचारी मास कैजुअल लीव पर चले गए। घाटी में माहौल बिगड़ता देख 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और इस तरह आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कश्मीर का माहौल खराब करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे साल 1987 के विधानसभा चुनाव। इन चुनावों से ऐन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके चलते घाटी के लोगों की नजरों में फारूक अब्दुल्ला गुलाम मोहम्मद शाह के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनकर उभरा, जिसने इस गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन उस चुनाव का नतीजा MUF की उम्मीद से काफी उलट रहा। उस चुनाव को NC और कांग्रेस के गठबंधन ने 66 सीटें जीती, जबकि 31% वोट शेयर मिलने के बावजूद MUF के खाते में महज 4 सीटें ही आईं, जिसके बाद अलगाववादियों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया। उन चुनाव का एक किस्सा काफी मशहूर है। उस वक्त कश्मीर की अमीरा कादिल के कंसल्टेंसी से MUF के बैनर तले मोहम्मद यूसुफ चुनाव लड़ रहे थे। काउंटिंग के शुरुआती दौर में ही ये साफ हो गया था कि मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुल मोइनुद्दीन शाह को काफी भारी मतों से हराएंगे। आलम यह था
कि गुल मोइनुद्दीन शाह काउंटिंग के बीच से ही उठकर अपने घर चले गए थे, लेकिन बाद में अचानक से ही शाम को उन्हें बुलाकर विजेता घोषित कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ जब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो मोहम्मद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। लगभग 20 महीने के बाद मोहम्मद यूसुफ जब जेल से बाहर निकला तो उसने आतंकवाद का रास्ता चुना और वह आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन बनकर उभरा। उसका पोलिंग एजेंट था, उसका नाम था यासिन मलिक, जो आगे चलकर JKLF का चीफ बना। JKLF कश्मीर में रिवाइव करने वाले थे हामिद शेख, अशफाक बनी, जावेद अहमद मीर और यासिन मलिक, जिन्हें उनके नाम के पहले अक्षर हाजी से भी बुलाया जाता था। JKLF ही वो गुट था जिसने घाटी में युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया था। अब किताब कश्मीरी पंडित अशोक कुमार पांडे एक चश्मदीद रामकृष्ण कौल के हवाले से लिखते हैं कि किस तरह कश्मीर से खुलेआम बसें पिंडी पिंडी की आवाज लगाते हुए रावलपिंडी तक चलती थी, जहां आम कश्मीरियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। घाटी में धीरे धीरे कट्टरवाद हावी होना शुरू हो गया। साल 1988 आते आते सिनेमा घर, ब्यूटी पार्लर और वीडियो लाइब्रेरी आतंकवादियों के निशाने पर थी। चुनावों की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। कश्मीरी पंडितों में पहली बार हत्या हुई 14 सितंबर 1989 को भाजपा अध्यक्ष और वकील टीकालाल टापू की, और फिर 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले नीलकांत गंजू की भी हत्या कर दी गई। इन हत्याओं की जिम्मेदारी JKLF ने ली। उस वक्त मस्जिदों में, सड़कों पर, गलियों में हर तरफ एक ही नारा दिया जाता था, रलैफ गलैफ या शलैफ। इसका मतलब था हमारे साथ में जाओ या फिर मरो और भाग जाओ। आलम यह था कि 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन BP सिंह को सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूपिया शहीद का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया, जिसके एवज में सरकार को ना चाहते हुए भी JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस वक्त घाटी में सरकारी नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडित और IB के अधिकारी, जिन्हें मुखबिर भी कहा जाता था, उग्रवादियों के निशाने पर थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार आफ्ताब में एक विज्ञापन छापा गया, जिसमें लिखा था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। खैर, घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को फिर से जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो पहले 1984 से 1989 तक भी J&K के गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले के विरोध में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। जगमोहन की नियुक्ति कश्मीर के अलगाववादियों की आंख की किरकिरी बन गई। इस नियुक्ति के बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और तेज हो गए। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी की उस रात को कयामत की रात की तरह याद करते हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और उनकी बहन और बेटियों को अगवा कर उनका रेप और हत्या की जा रही थी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के सर्वे के मुताबिक साल 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 75% कश्मीरी पंडितों ने शुरुआती साल 1990 में ही अपनी जान गंवाई थी। बस इसी वजह से 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच आंकी जाती है। फारूक अब्दुल्ला की माने तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर भेजने का प्लान गवर्नर जगमोहन का था। उनके मुताबिक जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें 3 महीने के अंदर कश्मीर में वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन वह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। वहीं पेशे से वकील और
ऑथर कश्मीरी पंडित प्यारेलाल कौल के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। उनके मुताबिक जगमोहन का इसमें कोई हाथ नहीं था। फिर 19 जनवरी 1990 के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला जारी रहा। 13 फरवरी 1990 को दूरदर्शन श्रीनगर के निदेशक लासा कौल की हत्या और 1 मार्च 1990 को रेडियो कश्मीर के सहायक स्टेशन निदेशक PN हांडू की हत्या इसमें शामिल है। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के बाद भी काफी बुरे हालात में रहना पड़ा। जम्मू कश्मीर की पुनर्वास विभाग की साल 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंपों में रहने वाली महिलाओं की हालत काफी खराब थी। इन महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक दबाव इतना था कि इन महिलाओं का मेनोपॉज 40 साल की उम्र से भी पहले हो गया। इनमें से 1/4 महिलाएं तो ऐसी थी जिनकी उम्र 34 साल से भी कम थी। इस संघर्ष में यतीम हो चुके बच्चों के रिश्तेदारों के हाथों उनके उत्पीड़न के कई मामले भी सामने आए। 1990 से 1997 के बीच लगभग 800 पंडित बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रस्त पाए गए। खैर, विस्थापन के बाद कश्मीरी पंडित परिवारों ने जम्मू और दिल्ली में रहना शुरू किया और फिर धीरे धीरे रोजी रोटी के लिए देश के अन्य कोनों में भी अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 30 साल से इन्हें इंतजार है उस घड़ी का जब इनके जमीन के कातिलों को सजा मिलेगी और ये अपने घर बेखौफ होकर वापस लौट पाएंगे और फिर से उठकर अपनी गलियों में चल सकेंगे जहां कभी इनका हंसता खेलता बचपन बीता था। CIN न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।